अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि हम लोग सॉल्विंग ऑफ बायोलॉजी का प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ हमने। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। थ्योरी क्या होती है, लॉ कानून और ये लॉ और प्रिंसिपल क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थ्योरी, हाइपोथेसिस इज गिवन रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। जब एक हाइपोथेसिस को बार बार डिस्कस किया जाता है, एक हाइपोथेसिस के ऊपर बार बार तजर्बात किए जाते हैं और वो हाइपोथेसिस जो है वो रद्द नहीं होता, वो हाइपोथेसिस जुटलाया नहीं जाता, तो वो हाइपोथेसिस क्या बन जाता है, वेल सपोर्टेड हाइपोथेसिस में बी यूज्ड एज अ बेसिस ऑफ फॉर्मुलेटिंग थ्योरी। वो हाइपोथेसिस जिसको बहुत से सबूतों का सहारा होता है, उस हाइपोथेसिस को हम थ्योरी का नाम देते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज हाइपोथेसिस थ्योरी। इसको हम डिफाइन करेंगे हाइपोथेसिस that stand test of time, often tested, never rejected। यानी कि ऐसा हाइपोथेसिस स्टैंड टेस्ट ऑफ टाइम, ऑफन टेस्टेड, नेवर रिजेक्टेड इज नोन एज थ्योरी। ऐसा हाइपोथेसिस जो कि बार बार जिसके ऊपर मुशाहदात किए जाते हैं, जिसको बार बार टेस्ट किया जाता है, मगर कभी भी वो रिजेक्ट नहीं होता, वो उसकी तरदीद नहीं की जाती, वो जुटलाया नहीं जाता। तरदीद, उसको कभी भी जुटलाया नहीं जाता, तो उस हाइपोथेसिस को हम क्या कहते हैं, वो एक थ्योरी बन जाती है। इट इज सपोर्टेड विद is supported, theory is supported by great deal of evidence, सबूत। यानी कि एक थ्योरी जो है उसको बहुत सारे सबूतों का सहारा होता है, बहुत सारे उसके पास कह लेंगे एविडेंसेस होते हैं, बहुत सारे सबूत होते हैं जिसकी मदद से वो एक थ्योरी को दुरुस्त साबित किया जाता है। थ्योरी बेसिकली डिफाइन क्या है, हाइपोथेसिस दैट स्टैंड टेस्ट ऑफ टाइम। ऐसा हाइपोथेसिस जिसको बार बार टेस्ट किया जाए, ऑफन टेस्टेड नेवर रिजेक्टेड, वो कायम रहे अपनी बात के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, थ्योरी कहते हैं। एक थ्योरी जो होती है उसको बहुत सारे सबूतों का सहारा होता है। फॉर एग्जांपल, हम लोग जैसे स्टूडेंट एक क्लास में होमवर्क करके दिखाता है टीचर को, या क्लास वर्क करके दिखाता है, टीचर उसको कह देता है कि आपने ये काम अपना नहीं लिखा, या आप ये क्लास वर्क जो है वो घर से लिख के लाए हैं। तो वो स्टूडेंट, अगर वो स्टूडेंट ने किसी साथ वाले अपने दोस्त से कोई शीट वगैरह या कोई पेन पेंसिल वगैरह उधार लिया होगा उस काम करने के लिए, या उसके साथ कोई उसका दूसरा फ्रेंड बैठा होगा, तो वो क्या करेगा, वो उसको सबूत, अपने टीचर को सबूत फराहम करेगा कि टीचर मेरे पास शीट नहीं थी, मैंने अपने फलां दोस्त से ली, मेरे पास पेन नहीं था, मैंने अपने फलां दोस्त से लिया। या वो बताएगा कि मेरे राइट साइड पर मेरा ये दोस्त बैठा था, ये देख रहा था कि मैं लिख रहा था, मेरे लेफ्ट साइड पर फलां दोस्त था, आप मुझसे पूछ लें। या फिर वो अपना सबूत पेश करने के लिए कहेगा कि टीचर अगर आपको ये लग रहा है कि मैं ये क्लास वर्क घर से लिख के लाया हूं, तो आप मुझे यहाँ दोबारा दे दें अपने पास बिठा के, तो मैं दोबारा से ये क्लास वर्क जो है वो कर सकता हूं। यानी कि अपनी उस हाइपोथेसिस को कि ये काम मैंने खुद से किया है, अपने इस हाइपोथेसिस को कायम रखने के लिए वो स्टूडेंट जो है वो बहुत से सबूत जो है वो प्रोवाइड करता है, बहुत सारे एविडेंसेस देता है, ताकि मेरा ये हाइपोथेसिस कायम रहे। जब उसका हाइपोथेसिस कायम रहता है, टीचर मान जाता है कि ठीक है आपने इतने ज्यादा सबूत पेश कर दिए, लिहाजा मैं मान लेता हूं कि आपने ये काम इधर बैठ के खुद से लिखा है, तो वो उसकी क्या बन जाएगी, वो उसकी थ्योरी बन जाएगी। इसके बाद थ्योरी के बाद बन जाता है लॉ आता है। इफ थ्योरी सर्वाइव्स अ डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यू टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंट्स, इट इज नोन एज लॉ। If theory survive and continue to be supported by experiments, it becomes
लॉ और प्रिंसिपल, ये कानून बन जाता है, कानून बन जाता है। यानी कि अगर एक थ्योरी जो है इफ डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यू टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल, किसी भी थ्योरी सर्वाइव एंड कंटिन्यू टू बी सपोर्टेड सर्वाइव सच डाउटफुल अप्रोच। यानी कि अगर कोई शको-शुबहात से गुजर कर एक थ्योरी जो है तजर्बात की मदद से वो दुरुस्त साबित हो जाती है, तो वो थ्योरी जो है वो प्रिंसिपल या कानून बन जाता है, फितरत का कानून बन जाता है। प्रिंसिपल ऑफ लॉ इज अ कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, इट इज अ कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। फितरत का नाकाबिले तरदीद जरिया जो होता है वो लॉ होता है। फितरत का नाकाबिले तरदीद फैक्ट जो है वो ना झुटलाया जाने वाला कानून बन जाता है। किसकी मदद से? अगर एक थ्योरी बार बार एक्सपेरिमेंट्स के साथ उसको बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए जाए उसके ऊपर, मगर फिर भी वो कंटिन्यू रहे, वो अपनी बात पर कायम रहे, तो वो क्या बन जाता है? उसका कानून बन जाता है, एक लॉ बन जाता है। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे डाटा क्या है। हाँ जी, सबसे पहली चीज जो हमें देखने के लिए है वो डाटा है। डाटा कैन बी डिफाइंड एज नंबर्स, वैल्यूज, डेट्स which are used, numbers, values, dates which are valuable values made from observation and experimentation. Numbers, values, dates which are drawn from observation or experimentation. हाँ जी, वो हमारे पास मिकदारें, वो नंबर्स, वो हमारे पास मिकदारें, वो तारीखें कह लें, वो तस्वीर कह लें। डाटा जो है मुख्तलिफ किस्म की मिकदारें, नंबर्स, उनकी तस्वीर, डेट्स, उनकी तारीखें, जो कि हमें ऑब्जर्वेशन, मुशाहदात की मदद से और तजर्बात की मदद से हासिल हुई, उन सारी मिकदारों को, नंबरों को, उन तारीखों को हम क्या कहेंगे? डाटा का नाम देंगे। उसमें सबसे पहले डाटा ऑर्गेनाइजेशन है। इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट एंड देन टू अंडरस्टैंड डाटा ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नेसेसरी, क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है उसके लिए नेसेसरी होता है कि उसके एक्सपेरिमेंटल तरीकाकार बताए जाए। डाटा ऑर्गेनाइजेशन है formulate and then to test hypothesis. Scientists collect and organize data prior to conducting an experiment. It is very important for a scientist to describe data collection method. Important to describe data collection methods. यानी कि इसकी मदद से एक्सपेरिमेंट जो है वो आपका ज्यादा काबिल समात होगा, ज्यादा उसके अंदर तस्दीक के चांसेस ज्यादा होंगे। एंश्योर द क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी जो एक्सपेरिमेंट है, एंश्योर द क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी कि ये उसके मेयार को, जो तजर्बा कर रहे हैं उसके मेयार को ज्यादा बढ़ाएगा। कौन सी चीज? अगर हम लोग बताते हैं कि हमने डाटा जो है वो किस तरीके कार से लिया है, कौन कौन से हमने डाटा कलेक्शन मेथड इस्तेमाल किए हैं डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और डाटा जो है ये ऑर्गेनाइज किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट्स,
and in the form of tables। इन तरीकाकार के जरिए से हम डाटा को ऑर्गेनाइज जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद डाटा एनालिसिस है। डाटा एनालिसिस, डाटा का तजजिया करना, तजजिया, डाटा का तजजिया करना कि डाटा जो हमारे पास आ गया है उसको हम किस तरह से उसका कह लेंगे लेआउट, उसके हम रिजल्ट जो है वो कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए दो टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो जो है बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबरों के दरमियान जो चीज फर्क शो करती है उसको हम रेशियो कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए एंड बी, ये दो नंबर हैं हमारे पास, इसके दरमियान में अगर हम डिवीजन, तकसीम का निशान लगा दें या फिर एक कॉलन, इसको बोलते हैं कॉलन, ये दो तरह से हम रेशियो को शो कर सकते हैं। दो नंबरों के दरमियान में जो फर्क है उसको हम रेशियो कहते हैं। अगर दो रेशियोज के दरमियान में हमने इक्वालिटी का साइन यूज कर लें उसको हम प्रोपोर्शन कहेंगे। इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियोज इज नोन एज प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को इक्वल साइन के जरिए से या फिर इस तरह से फोर डॉट्स की मदद से हम प्रोपोर्शन जो है उसको शो कर सकते हैं। हाँ जी, इसमें होगा दो रेशियो, फॉर एग्जांपल ए रेशियो बी और दूसरी रेशियो हमारे पास सी रेशियो डी है, तो हम इसको लिखेंगे ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, या इसके अंदर हम इसी तरह से इसको पुट कर देंगे। अब अगर हम इसके लिहाज से एक एक्सपेरिमेंट देखें, उन्होंने कहा, साइंटिस्ट ने कहा हमारे पास 20 स्पैरोज थी, उनमें से 14 जो थी उनको मलेरिया काल हो गया। अब हमारे पास फर्स्ट रेशियो क्या है, उसने कहा हमारे पास 20 स्पैरोज थी, उनमें से 14 जो थी उसको मलेरिया काल हो गया, ए रेशियो बी इसको कह रहे हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट उसने कहा कि हमारे पास 100 है, उसमें से बताएं कि कितने को मलेरिया की बीमारी हो सकती है। इसको हम इक्वल साइन के नतीजे से ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे हम लोग। ए 14 था, 20 इज इक्वल टू x और 100, 14 ओवर 20 इज इक्वल टू x ओवर 100। ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, x इंटू 20 हो जाएगा, 14 इंटू 100 आ जाएगा, तो ये 1400 आ गया हमारे पास और ये 20x आ गया। अब 20 जो है डिवाइड ऑन बोथ साइड विद 20, यहां से ये हमारे पास आ गई x इज इक्वल टू 70, यानी कि 70 स्पैरोज ऐसी हैं, 100 में से 70 स्पैरोज होंगी जिनको मलेरिया की बीमारी होगी। ये हमने किस तरीके से स्टैट्स को इस्तेमाल, मैथ स्टैट को इस्तेमाल करते हुए हमने, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैथमेटिक्स, बायोमैथमेटिक्स की रिलेशनशिप में पढ़ा था। बायोमैथमेटिक्स इन्हीं काम के लिए, इन्हीं इस जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मैथ के कवानीन को इस्तेमाल करते हुए हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की जो वैल्यूज थी उनको निकाल सकते हैं इजीली। इसके बाद आखिरी डेफिनेशन है हमारी इस टॉपिक की, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स use of computational and mathematical techniques for the analysis of biological data। बायोलॉजिकल डाटा, जो हमने बायोलॉजी के मुतालिक अपना मवाद इकट्ठा किया है, उस डाटा के एनालिसिस के लिए कंप्यूटर का और मैथ के असूलों का इस्तेमाल जो है उसको हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स का नाम देंगे। लेंगे स्टूडेंट्स, फी अमानिल्लाह, हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था वो भी इख्तिताम को हुआ।
किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। फी अमानिल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।